ओके ए स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 1। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और पहले जो पार्ट्स हैं बेटे उनके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। यूनिट्स, प्रीफिक्सेस, एस्टिमेट्स, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। लास्ट पार्ट के अंदर आज हम इंशाल्लाह ज़रूर टाइप्स ऑफ एरर्स, वेक्टर्स, अनसर्टेनिटी कवर करेंगे। वेक्टर्स इसमें से टेक्निकल है, इम्पॉर्टेंट भी है, खुद उसका क्वेश्चन आए या ना आए अगले 4 चैप्टर्स के अंदर उसके कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होते रहेंगे, तो उस पर आप लोगों ने खसूसी फोकस करना है। तो सबसे पहले बेटे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स की तरफ। आपके सिलेबस में बेटे 2 हैं एरर्स की टाइप्स, सिस्टमैटिक और रैंडम। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टमैटिक एरर को। बेटे जितनी जितनी डिटेल आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड होगी ना, मैं उतनी ही कवर किया करता हूँ आमतौर पे। तो सिस्टमैटिक एरर में सबसे पहली चीज़ तो है जी डेफिनेशन। एन एरर, एक एरर जो के विद कांस्टेंट साइन, एक ऐसा एरर जिसका कांस्टेंट साइन एंड मैग्नीट्यूड, इसका साइन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होते हैं। बेटा लिख के अभी समझाता हूँ। कांस्टेंट साइन एंड मैग्नीट्यूड, इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए साथ ही लिख देता हूँ। पहले आप उसको कहें जी ज़ीरो एरर, वो बेस्ट एग्जांपल है। और ये उन्होंने आउटलाइन के अंदर मेंशन भी की है कैम्ब्रिज वालों ने कि ये बच्चों को बतानी है। अच्छा, डेफिनेशन हमने बेटे ये किया है, एक ऐसा एरर जिसका साइन भी फिक्स हो और उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो। साइन बेटे एरर के 2 ही हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक्स्ट्रा वैल्यू कोई आपको एक्चुअल से ज़्यादा आ जाए पॉजिटिव एरर, एक्चुअल से कम आ जाए तो नेगेटिव एरर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 ही तरह के एरर्स। तो साइन तो 2 ही चांसेस हैं, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी भी एरर के पास। मैग्नीट्यूड तो मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। लेकिन सिस्टमेटिक एरर का साइन भी फिक्स होता है और इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स होता है। इसकी सिंपल एग्जांपल है बेटे, जीरो एरर मैंने लिख तो दिया है। एक तो आपके P3 के जो हैं उनको हम P3 में ही जाके देखेंगे, स्क्रू गेज और दूसरा वर्नियर कैलिपर। ठीक है, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर की हम डिटेल देखेंगे किसी दिन, P3 की एक अलग प्लेलिस्ट बना के। लेकिन आप फिलहाल समझ लें डिजिटल बैलेंस, जो आप लोग बेकरीज वगैरह पे, शॉप्स पे देखते हैं, डिजिटल बैलेंस है बेटे। उसके ऊपर ऑलरेडी आपने अभी कोई मेजरमेंट नहीं ली, उस पर पहले ही 20 ग्राम्स रीडिंग आ रही है। तो अगर आपने उसके ऊपर 1 किलो मिठाई फॉर एग्जांपल लेनी है, बेकरी पे आप गए हैं, तो जब वो 1000 ग्राम शो कर रहा होगा तो वो 1000 अभी नहीं हुआ, 20 ग्राम्स पहले ही उस पर रीडिंग आ रही थी। इसका मतलब है अभी वो 980 हुआ है। तो वो 20 ग्राम्स आपको एक्स्ट्रा बता रहा है, जो कि आपको बीच में से माइनस, आप जब वो 1020 हो जाएगा तब आप मानेंगे कि अब ये 1 kg हुआ है। तो ये जो उसने एक्स्ट्रा वैल्यू बताई हुई थी, आप इसको कहते हैं कि जी ये जीरो एरर है, फिक्स्ड एरर है। ये आमतौर पर इंस्ट्रूमेंट्स के हुआ करते हैं। तो स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर भी हम ये देखेंगे कि बेटे उनके 2 जॉज हैं, दोनों के 2 जॉज हैं। स्क्रू गेज के वर्नियर कैलिपर के जॉज को जोड़ दिया जाए तो रीडिंग 0 हो जानी चाहिए। अगर ना हो तो हम कहते हैं इसके अंदर एरर है। ठीक है, एरर बेटे आ गया तो कोई बात नहीं, खैर है। अब इसका सोल्यूशन क्या करना है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या नहीं है। पहले जो सोल्यूशन नहीं है वो मैं लिख रहा हूँ, उसकी वजह भी आपको बताता हूँ बाद में। इट कैन नॉट बी reduced by taking average. It cannot be reduced by taking average. तो ये आपने पहले ज़रूर लिखना है, it cannot be reduced by taking average. एवरेज को लेके इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये लगे ना कि एवरेज लेने से इसमें कमी आ जाएगी, it cannot be reduced by taking average. It can be reduced. इसका क्या इलाज है अगर एवरेज से ख़त्म नहीं होता? इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय डूइंग ज़ीरो करेक्शन। यहाँ तो ज़ीरो करेक्शन करनी पड़ेगी, मैं आपको भी बताता हूँ। और यहाँ आप कहते हैं जी रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट, रिकैलिब्रेट भी समटाइम्स कहते हैं। अब कैलिब्रेशन आपके सिलेबस में से निकल गई है, लेकिन कोई पता नहीं होता, नाम वैसे मेंशन कर दें, उसकी डिटेल तो नहीं है, लेकिन चलें आपको पता हो। रीसेट या रिकैलिब्रेट करने से भी ये एरर ठीक हो जाता है। अच्छा, मैंने पहले ये लिखा है कि ये एवरेज लेके रिड्यूस नहीं हो सकता। बेटे जो सेकंड एरर हम पढ़ेंगे ना, रैंडम एरर, वो एवरेज लेके ख़त्म हो जाता है। तो ये एक बड़ी कन्फ्यूजन होती है। नॉर्मली भी बच्चों को ये लगता है कि एरर्स जितने भी हैं वो एवरेज लेके ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सिस्टमेटिक एरर एवरेज लेके ख़त्म नहीं हो सकता। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट आप समझ लें कॉन्सेप्ट है, जो पेपर में P1 2 दोनों में यूज़ हो चुका हुआ है। उसके बाद जीरो करेक्शन या रीसेट, रिकैलिब्रेशन। रीसेट तो बहुत आसान है बेटे, आपने डिजिटल बैलेंसेस अब तो घर में भी कॉमन हो गए हुए हैं।
तो वो डिजिटल बैलेंस के ऊपर आपने देखा है टेयर का बटन होता है, रीसेट भी लिखा होता है, टेयर भी लिखा होता है, उससे वो रीसेट हो जाता है। अगर उसमें कोई एरर आ रहा है आप उसको रीसेट कर दें। रिकैलिब्रेशन एक डिफरेंट टेक्निक है, लेकिन वो अब आपके सिलेबस में नहीं रही, वो भी रीसेट से मिलता जुलता है, लेकिन वो मशीन का इंटरनल मैकेनिज्म होता है कि ये किस रीडिंग को किस चेंज को कितना मेजरमेंट परसीव करती है। तो इस वजह से वो फिलहाल आपके सिलेबस से निकल गया, बस आप नाम यूज़ हो जाए पेपर में तो आपको पता हो कि सिस्टमेटिक एरर का सोल्यूशन क्या है, या तो रीसेट या फिर रिकैलिब्रेशन और जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन ये है कि बेटे वो जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि आप बेकरी पे गए, उस पर पहले 20 ग्राम्स रीडिंग आ रही थी, अब जब वो फॉर एग्जांपल 1020 शो करेगा तभी आप मानेंगे ना कि ये अब एक्चुअली 1 kg हो गया है। तो वो जो आपने 20 माइनस किए हैं वो जीरो करेक्शन है बस, ठीक है, कि आप एक्चुअली वैल्यू को मैनुअली करेक्ट कर दें। तो ये इलाज हैं इसके। अब उसके बाद नेक्स्ट ये है कि इसका कम अज़ कम बेटे आपको पता होना चाहिए ग्राफिकल इम्पैक्ट, कि ये जो आपका सिस्टमेटिक एरर है ये ग्राफ के ऊपर क्या असर पैदा करता है। तो याद रखें, इफ़ देयर इज बैकग्राउंड में जहाज़ों की आवाज़ें आप लोग इंजॉय करें। इफ़ देयर इज सिस्टमेटिक एरर देन बेस्ट फिट बताता हूँ अभी बेटे बेस्ट फिट क्या थी। बेस्ट फिट लाइन विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन। एक्चुअल इंटरसेप्ट, इसका मतलब बेटे अभी बताता हूँ। बैकग्राउंड में आपने जहाज़ों की आवाज़ें एंजॉय की हैं, वो हम बेटे बेस के करीब रहते हैं, तो अगर मैं इनको कंसिडर करूँ तो ये तो तकरीबन दिन के किसी भी वक्त जो है ना वो कभी भी ना कभी लगे ही रहते हैं, तो हम तो रिकॉर्डिंग फिर नहीं कर सकते। एक्चुअल इंटरसेप्ट में से लाइन नहीं गुजरेगी। इसका मीनिंग मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले वो लाइन बना लूँ। बेस्ट फिट का मीनिंग भी बताता हूँ और साथ इस लाइन का मीनिंग भी बताता हूँ। सबसे पहले तो बेटे आपके पास स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो इसका मतलब ये है कि अगर y और x का अगर कोई ग्राफ बनाया जाए जनरली, तो उसको c में से पास होना चाहिए, यहाँ से c से, ठीक है। अच्छा, और ये हैं डाटा पॉइंट्स। अभी मैं बेस्ट फिट का मतलब भी बताता हूँ, डाटा पॉइंट्स, और फिर उसको हम देख लेते हैं सारा ही। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि बेटे डाटा पॉइंट्स तो वही हैं जो अब आप कोई भी मेजरमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ओ लेवल में तो एटीपी होता था, तो वहाँ तो गिवन वैल्यूज़ थी। यहाँ पे आपने परफॉर्म करना होता है P3, तो उसके अंदर जो आप वैल्यूज़ नोट करते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, वो तो हो गए डाटा पॉइंट्स। अब डाटा पॉइंट्स P3 में जब हम देखेंगे, उसको बनाने के दोनों ऑप्शंस कैम्ब्रिज की तरफ से आपको अवेलेबल हैं, क्रॉसेस छोटे छोटे, या फिर छोटा सा डॉट लगा के छोटा सा उसके ऊपर सर्कल, तो ये डाटा पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब डाटा पॉइंट्स लाइन के ऊपर ही हैं, लेकिन ये लाइन ये है बेटे एक्यूरेट वाली लाइन। मैं लगाने लगा हूँ अगर एरर हुआ तो क्या होगा। अगर एरर हुआ तो वो जो सिस्टमेटिक एरर की वजह से ग्राफ की लाइन या तो ऐसे जाएगी, ठीक है, और यहाँ फिर सेकंड ऑप्शन है कि वो ऐसे जाएगी, ठीक है। मतलब डाटा पॉइंट्स को फर्क नहीं पड़ेगा, जो उस डाटा पॉइंट्स उसके ऊपर ही आएंगे। डाटा पॉइंट्स स्कैटर नहीं होंगे, लेकिन वो लाइन ऊपर या नीचे से चली जाएगी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि बेटे पॉजिटिव जीरो एरर होता है या नेगेटिव जीरो, दो तरह का होता है, या ज्यादा वैल्यू बता दी या कम बता दी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एरर्स मैंने रिप्रेजेंट कर दी हैं, पॉजिटिव एक्स्ट्रा वैल्यूज और लोअर वैल्यूज। एक और बात याद रखें सिस्टमेटिक एरर के बारे में, हम ये कहते हैं कि सिस्टमेटिक एरर ऐसा एरर है जो सारी मेजरमेंट्स को इक्वली अफेक्ट करता है। इक्वली अफेक्ट किया है, सारी रीडिंग्स में 20 ग्राम एक्स्ट्रा आ गया, जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे, या फिर सब में 30 ग्राम कम आ गया, 20-30 जो भी है वो फिक्स होता है बेटे, वैल्यू भी फिक्स रहती है, या सारी वैल्यूज एक्चुअल से कम या सारी वैल्यूज एक्चुअल से ज्यादा। तो इससे फायदा एक और जो है वो आप ये कह सकते हैं कि फायदा तो नहीं, खैर मतलब इसमें से एक हमारे लिए पॉजिटिविटी जरूर निकलती है। सिस्टमेटिक एरर है उसके बावजूद पता है क्या पॉजिटिविटी निकलती है, वो ये है कि इफ देयर इज सिस्टमेटिक एरर then readings are not accurate but precise। accurate तो बेटे हो नहीं सकती, कोई भी एरर हो, लेकिन precise रहती हैं, but precise, प्रिसीजन को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
ये जो आपके पास सिस्टमेटिक एरर है प्रिसीजन को अफेक्ट इसलिए नहीं करता। प्रिसीजन अगर आप पिछले टॉपिक से आपको याद है तो बेटे वो ये था कि वैल्यूज़ आपस में करीब करीब होनी चाहिए, तो वैल्यूज़ आपस में करीब ही रहेंगी, सबको इक्वली अफेक्ट करेगा, तो सबको सेम फर्क पड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि वैल्यूज़ आपस में करीब ही रहेंगी। प्रिसीजन तो बच गई ना। तो जो मैं आपको फ़ायदा इसका कहने लगा था, फ़ायदा तो नहीं, आप ये कह सकते हैं कि चले हम ये देख रहे होते हैं कि बेटे अगर एक एरर आ ही गया तो चले कुछ ना कुछ तो उसमें से फिर भी बच गया है ना, वो ये है कि प्रिसीजन रह गई है। अच्छा, अब इसमें से सेकंड चीज़ देखें तो बेटे वो आपके पास है रैंडम एरर। रैंडम एरर की अगर हम बात करें तो आपको थोड़ा सा समझ आ रही होगी, दोबारा आ गए हैं जहाज़। रैंडम एरर वो ये है कि तकरीबन सारी चीज़ें उससे उलट होंगी जो हमने ऑलरेडी सिस्टमेटिक एरर के बारे में लिखी हैं। सबसे पहले तो एन एरर, डेफिनेशन भी उससे उल्टी होगी, एन एरर विद चेंजिंग साइन एंड मैग्नीट्यूड। एक ऐसा एरर, चेंजिंग साइन एंड मैग्नीट्यूड, एक ऐसा एरर जो अपना साइन और मैग्नीट्यूड चेंज करता रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे? रैंडम एरर। इसकी एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, ह्यूमन रिएक्शन एरर। ह्यूमन रिएक्शन एरर। मैं ना बेटे पहले एक दफ़ा वो चीज़ें लिख लेता हूँ, उसके जो है ना कंपैरिजन में फिर आपको इकट्ठी समझाता हूँ। और दूसरा ये है कि इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग एवरेज। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग एवरेज। एक दफ़ा आप लोग ये नोट कर लें, उसके बाद फिर सारे इकट्ठे समझाता हूँ। टेकिंग एवरेज, एवरेज लेके इसको ख़त्म किया जा सकता है। और ग्राफिकल इफेक्ट क्या होता है? इफ़ देयर इज़ रैंडम एरर, इफ़ देयर इज़ रैंडम एरर, डेटा पॉइंट्स स्कैटर। वो मैं आपको भी बताता हूँ, हमने डाटा पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन उनकी स्कैटरिंग का क्या मतलब? डाटा पॉइंट स्कैटर अबव एंड बिलो द बेस्ट फिट। बेस्ट फिट का मतलब रह गया था, वो भी आपको भी बताता हूँ, बिलो बेस्ट फिट। और आखिरी बात लिख लेते हैं ताकि अब हम थ्योरेटिकल पार्ट पूरा जो ना एक्सप्लेनेशन फिर बेटे इकट्ठी कर देता हूँ। तो हमने आखिरी बात क्या लिखी थी ग्राफिकल इफेक्ट के बाद, कि प्रिसीजन एक्यूरेसी को क्या फ़र्क पड़ता है, वो ज़रूरत पड़ जाती है पेपर में। इफ़ random error is there, random error is present, if random error is present then precision is gone। precision तो बेटे गई, precision is gone, but average may be एक्यूरेट। मे भी हम कह रहे हैं हो सकती है, एवरेज मे बी एक्यूरेट। अच्छा जी, इन सारी बातों का मतलब पहले एक दफ़ा बता दूं, फिर बेटे इसका ग्राफ देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एक ऐसा एरर जो अपना साइन और मैग्नीट्यूड चेंज करता रहेगा। बेटे ह्यूमन रिएक्शन एरर की एग्जांपल मैंने लिखी है। मैग्नीट्यूड तो आपको समझ, साइन तो समझ आ गई ना कि प्लस कभी माइनस, और मैग्नीट्यूड ये है कभी 0.2 कभी 0.5 0.3 इस तरह से करके। ह्यूमन रिएक्शन एरर की एग्जांपल देखें बेटे, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, आप और आपके फ्रेंड हैं, आप खड़े हैं बॉब पकड़ के, फ्रेंड ने स्टॉप वॉच ऑन करनी है। हो सकता है पहली दफ़ा वो आपके बॉब को ड्रॉप करने से पहले ही स्टॉप वॉच ऑन कर दे, दूसरी दफ़ा वो हो सकता है बॉब को ड्रॉप करने के बाद स्टॉप वॉच ऑन करे। तो दोनों केसेस में एरर आ गया, एक्स्ट्रा वैल्यू लोअर वैल्यू। और फिर रिएक्शन टाइम सेम तो नहीं हो सकता है, जब उसने एक्स्ट्रा टाइम किया था तो 0.02 एक्स्ट्रा आए, और जब कम की बारी आए तो 0.03 सेकंड एक्स्ट्रा लेस आ जाए। तो ये ऐसा एरर है जिसका मैग्नीट्यूड और साइन चेंज होता रहता है। तो ये हो गया ह्यूमन रिएक्शन एरर, एक एग्जांपल रैंडम एरर की, ठीक है। उसके बाद जरा देखें तो जाहिर बात है जब ये पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है बेटे, कभी प्लस कभी माइनस, तो एवरेज लेके इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। रिड्यूस्ड हमने लिखा, सम केसेस में ख़त्म भी हो सकता है। अगर समझे बाय चांस आपका रिएक्शन टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ गया, पहली दफ़ा आपने 0.03 सेकंड एक्स्ट्रा कर दिए, अगली दफ़ा आपने 0.03 सेकंड्स कम कर दिया, तो फिर सारी बात है जब आप एवरेज लेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगी। और उसके बाद ये है कि ये जो डाटा पॉइंट्स वाली बात है ये तो ग्राफ के ऊपर ही बताता हूँ, बेस्ट फिट भी ग्राफ के अंदर बताता हूँ। और दूसरा ये है कि लास्ट बात वो
अगर रैंडम एरर आया तो नाम से ही पता चला है रैंडम है, तो प्रिसीजन तो बेटे गई, वैल्यूज़ आपस में करीब करीब नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो एवरेज है वो एक्यूरेट हो सकती है। अब ग्राफ के ऊपर ज़रा देखें तो दोनों बातें बेटे मैं आपको साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो ये कि बेस्ट फिट की लाइन, और दूसरा ये है कि डाटा पॉइंट्स या फिर उनके स्कैटर होने का मतलब। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, अगर आपने इस तरह से करके एक्सिस बनाया और यहाँ पे ये वही हम जनरल जो स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसी को एज्यूम कर लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके अंदर बेटे देखें यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, और डाटा पॉइंट्स वही जो आपने लेने हैं। आमतौर पे बेटे सबसे ज़्यादा जो आप ये समझ लें जो कॉमन टाइप है ना आपकी ऑब्जर्वेशंस की, मेजरमेंट्स की, वो यही है रैंडम एरर के साथ, कि आप लैब के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, एक डाटा पॉइंट ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, एक इस तरह से आ गया, नीचे चला गया, एक करीब आ गया, एक इस तरह से करके कुछ भी 6 पॉइंट्स, क्योंकि आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड कितने हैं बेटे 6 पॉइंट्स, तो ये 6 इस तरह से करके बना दें, ठीक है। तो यहां से अगर अब आप बेस्ट फिट की बात करें तो बेटे एक ऐसी लाइन होती है जो इन सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही होती है। गुजरी तो बेटे ये किसी में से भी नहीं है। बेस्ट फिट को हम ये कहते हैं अ लाइन विच ट्राइज टू सेटिस्फाई ऑल द पॉइंट्स, सबको सेटिस्फाई करने की कोशिश की है, एक्चुअली पास किसी में से भी नहीं की। आप ये देखेंगे ये जो बेस्ट फिट की लाइन है 6 के 6 डाटा पॉइंट्स में से पास नहीं की। होना इसको ये चाहिए कि बेटे ये ना, ये बेचारी बेस्ट फिट के बारे में मैं ये कहता हूँ ये टीचर या पेरेंट्स जैसा है। टीचर्स का के पास क्या मसला है कि कुछ बच्चे बहुत जो है वो फास्ट लर्नर्स हैं, कुछ बहुत स्लो लर्नर्स हैं, तो उसने तो एक ऑप्टिमम स्पीड लेके चलनी है ना। कुछ बच्चों का ये ख्याल होता है कि यार हम एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कवर कर दें, कुछ बच्चों का ये ख्याल होता है कि नहीं यार हम 40 मिनट जो है ना वो खाली एस्टिमेट्स के ऊपर लगा दें या प्रीफिक्सेस पे। तो इस वजह से हमें बैलेंस लेके चलना पड़ता है कि हम इन बिटवीन हम कहते हैं यार ये भी कुछ ना कुछ सेटिस्फाई हो जाए, कुछ ना कुछ ये, और इसके अंदर भी फिर वैरायटी है। ये तो एक्सट्रीम्स बता दी ना आपको स्टूडेंट्स की, ये बैकग्राउंड के अंदर जहाज़ों की आवाज़ें तो बेटे चलती ही रहेगी, बेस हमारे करीब है और वो बिल्कुल उनका कोई भी फिक्स टाइम टेबल नहीं है, किसी भी वक्त जो है ना उनकी प्रैक्टिस वगैरह जो भी होता होगा। तो मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो डाटा पॉइंट्स हैं ये स्कैटर हो गए अबव एंड बिलो द बेस्ट फिट। तो इसका मतलब ये है यही बेस्ट फिट लाइन आपको समझा रहा था बेटे। एक तो स्कैटरिंग आपको समझ आ गई कि डाटा पॉइंट्स ऊपर और नीचे चले जाएंगे, और दूसरी बात ये है कि बेस्ट फिट क्या होती है, ऐसी लाइन जो सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। तो बेटे इससे ज़्यादा डिटेल आपको रिक्वायर्ड नहीं है, मैं आपको अननेसेसरी डिटेल्स के अंदर कभी भी नहीं लेके जाया करता, क्योंकि आप लोगों का टाइम बड़ा कीमती है और इसके बाद हमें वेक्टर्स की तरफ चलना चाहिए। बाकी फिर ये है कि हम क्वेश्चंस की एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि हमारा ये जो रनिंग पोर्शन होता है सिलेबस का वो अफेक्ट ना हो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब हमने अगर वेक्टर्स की तरफ जाना है तो सबसे पहले तो बेटे वेक्टर्स को करना है डिफाइन, और उसके बाद आगे चल सकते हैं। वेक्टर्स आपके पास क्या हैं, क्वांटिटीज which require, मैं ज़रा स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ, quantities which require मैग्नीट्यूड, इनको ज़रूरत होती है मैग्नीट्यूड की, सूटेबल यूनिट, और साथ यूनिट भी चाहिए होता है, सूटेबल यूनिट, एंड डायरेक्शन सबसे मेन चीज़ तो बेटे डायरेक्शन ही है। हम ये बिला वजह ही लिख दिया करते हैं साथ बाकी दो बातें, लेकिन चलें डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो हम ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं वेक्टर्स, ठीक है। एग्जांपल्स भी लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ बेटे इनका मतलब। सबसे पहले तो एग्जांपल्स में आ जाती है जी आपके सिलेबस में डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहला वेक्टर। अच्छा, ओ लेवल में भी तकरीबन सेम ही लिस्ट है, मेरा नहीं ख्याल किसी भी वेक्टर का फर्क है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, उसके बाद तीसरा वेक्टर है आपके पास एक्सेलरेशन, चौथा वेक्टर आपके पास है, मतलब सीक्वेंस तो जाहिर बात है मैटर नहीं करता, मोमेंट लिख दें, मोमेंट बेटे टॉर्क भी इसे कहते हैं, रोटेशनल इफेक्ट, और उसके बाद आ गया जी मोमेंटम, उसके बाद आ गई फोर्स, मोमेंटम, उसके बाद आ गया जी फोर्स, और उसके बाद आ गई ऑल टाइप्स ऑफ फील्ड्स, ऑल टाइप्स ऑफ फील्ड्स की सारी टाइप्स। मेरा नहीं ख्याल एएस के बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है अलहदा से कि भाई जो वेट है वो भी वेक्टर है। ओ लेवल के बच्चों को हम बताते हैं, ए लेवल वाले जाहिर बात है उनको ये पता ही होगा कि वेट जाहिर बात है फोर्स है अगर, तो फिर उसको भी वेक्टर ही होना चाहिए। अच्छा, ये जो डेफिनेशन बेटे हमने कर दी है ये बिला वजह हमने एक्सटेंड कर दी, 2 मार्क्स की आ जाए तो क्या करेंगे।
या समटाइम्स P1 के अंदर भी वो ना जानबूझ के। अच्छा P1 के अंदर एक चीज़ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बेटे जो अलहदा बनेगी ना वो प्लेलिस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स की, उसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स डालूंगा। आप एक चीज़ गौर कर लेना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि कैम्ब्रिज के अंदर जब लंबी स्टेटमेंट्स होती हैं तो क्वेश्चन आसान होता है, तो वो जब उन्हें लगता है ना कि बच्चों को उन्होंने फ्रस्ट्रेट करना है तो वो लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स दे देते हैं और एंड पे जाके क्वेश्चन बहुत आसान होता है। तो इस तरह की अगर वो स्टेटमेंट दे देते हैं, अच्छा जी ये क्वांटिटी है, उसके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, और एंड पे बताएं वो वेक्टर निकला स्केलर, तो इस तरह की कुछ चीज़ें। अच्छा सबसे पहले तो ये जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, इसका क्या काम है बेटे, ए लेवल के अंदर तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। अंडरलाइन करें स्केलर वेक्टर, सामने वी लिखें, सामने एस लिखें, पूरा वेक्टर टेबल बना हुआ है, सामने वेक्टर लिखें, स्केलर लिखें, अंडरलाइन करें, वी लिखें, एस लिखें। उसके बाद ये है कि लिस्ट आपके पास P1 में P2 में दोनों ही, ठीक है, कि ये कौन सी लिस्ट है जिसमें एक स्केलर दो वेक्टर हैं, एक स्केलर है, सारे वेक्टर हैं, सारे स्केलर हैं, सो ऑन। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम तो ये है कि इनको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आसान जो टॉपिक्स हैं ए लेवल के बच्चों के लिए, उसको हम स्पीडीली ज़रा पास करते हैं। रिप्रेजेंटेशन एक तो, और दूसरी बात ये है कि ये बेटे रिप्रेजेंटेशन एंड एडिशन मैं दोनों इकट्ठे ही लिख देता हूँ, रिप्रेजेंटेशन एंड एडिशन। और ये ए लेवल के बच्चों के लिए आसान ही होना चाहिए बेटे, क्योंकि ये रिव्यू है। जो डिफिकल्ट टॉपिक आएगा कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, उसको हम आराम से ज़रा देखेंगे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स जो है इसको ज़रा स्पीडीली देख लें। साथ ही सबसे पहले तो आपको पता ही है बेटे, अगर वो कहता है जी वेक्टर है कुछ भी, हम उसकी वैल्यू अपने पास से अज्यूम कर लेते हैं। हम कहते हैं जी 20 न्यूटन अलॉन्ग नॉर्थ है, 20 न्यूटन अलॉन्ग नॉर्थ। फोर्स ज़्यादा कॉमन वेक्टर है वैसे तो, हमारा जो भी हम पढ़ेंगे वो सारे वेक्टर्स के बारे में एप्लीकेबल है। तो अब ये जो 20 न्यूटन आ गया, इसमें आपकी अपनी मर्जी का स्केल सेलेक्ट करना है। ओ लेवल से ये चीज़ याद ही होगी, बिल्कुल बेसिक है बेटर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। एक स्केल सेलेक्ट करें, आपको जो भी अच्छा लगता है। आप कहते हैं जी 4 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आपकी मर्जी, लंबा छोटा वेक्टर जो भी बनाना है। एरो हेड बनाए, लो जी ये वेक्टर बन गया। तो फॉर एग्जांपल हमने स्केल सेट किया हुआ था कि जी 4 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो फिर ये आपका 5 सेंटीमीटर का वेक्टर बन जाएगा। और ये बेटे डायरेक्शन जो है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वगैरह, ये आपने खुद ही करनी है। ये जहाज़ों की आवाज़ को इग्नोर करके आपने ये साथ साथ याद करनी है, वो आपको खुद पता होनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, उसके बाद ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो ऑल्टरनेटली आपको पता है इनको क्या कहते हैं। ये वाला जो है ये ईस्ट वेस्ट, उसके बाद ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है बेटे। दोनों फॉर्म में आपने खुद ही, उन्होंने कोई कभी कभी क्वेश्चंस में बता भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये आपके ऊपर ही है कि ये आपको खुद पता हो। मुश्किल भी कोई नहीं है, जब आप पेपर या बोर्ड को फेस कर रहे हैं तो राइट वाला ईस्ट, लेफ्ट वाला वेस्ट, टॉप वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, तो ये बेसिक बातें हैं। ए लेवल के बच्चों का इसमें टाइम नहीं ज़ाया करना, ठीक है। अब जब बात आती है एडिशन की, तो बेटे वेक्टर्स ऐड होते हैं, पैरेललोग्राम मेथड भी है, हेड टू टेल रूल मेथड भी है। ए लेवल के बच्चों को बिल्कुल मैं पैरेललोग्राम मेथड नहीं रिकमेंड करता, हेड टू टेल अलाउ। तो बेटे जाहिर बात है दोनों से सेम जवाब आता है, अलाउ भी है, लेकिन हेड टू टेल रूल बिल्कुल ओपन, जितने मर्जी नंबर ऑफ वेक्टर्स हो। पैरेललोग्राम मेथड के अंदर 2 से ज़्यादा वेक्टर्स तो डायरेक्ट अप्लाई हो ही नहीं सकता, इनडायरेक्टली हो सकता है 2-3 स्टेप्स के अंदर। तो वो क्या ज़रूरत है, आप सीधा हेड टू टेल रूल के ऊपर रहें। तो इस वजह से मैं हेड टू टेल रूल ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बल्कि हम उसको नेक्स्ट कॉलम के अंदर ही ले जाते हैं, ताकि ज़रा एक दफ़ा दोबारा रिव्यू हो जाए आपका। कुछ बच्चों को ओ लेवल से प्रॉब्लम रही होती है ना वेक्टर्स में, तो ये ना उनकी प्रॉब्लम आगे सस्टेन कर दे। हम जो है हेड टू टेल रूल इधर अप्लाई करके दिखा देते हैं। सबसे पहले तो ये है कि बेटे ये डायरेक्ट डायग्राम दोनों P1 2 दोनों में आया हुआ है। मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ हर चीज़ जो है, जो पेपर के अंदर रिक्वायर्ड है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर हम क्वेश्चंस का सेशन देख लेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि बेटे अगर एक वेक्टर है इस तरह से, आपने हेडिंग देनी है तो दे लें हेड टू टेल रूल। उसके लिए अगर आपको ये कन्फ्यूजन ए लेवल के बच्चे को होनी तो नहीं चाहिए, ओ लेवल में पहले एक दफ़ा देखा हुआ होता है हेड टू टेल रूल। और इसमें ये है कि अगर आपको नहीं पता, बेटे जाहिर बात है ये वेक्टर का हेड हो गया, ये टेल हो गई, तो नाम से पता चल रहा है कि हेड, एक हेड पे टेल, एक हेड पे टेल, इस तरह से करके चलना है। मैं आपको एग्जांपल ये बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये था आपके पास एक वेक्टर ए और उसके बाद एक वेक्टर ऐसे था बी। वो कहता है लो जी इन दोनों को ऐड करो, तो हम कहते हैं कोई मसला नहीं है, ऐसे करें कि ए इधर रखें और ए के हेड के ऊपर बी की टेल रख देना, ऐसे करके, ठीक है। तो ये अगर आ जाएगा तो रिजल्टेंट ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट में हल्की फुल्की कंफ्यूजन हो सकती है, कोई बात नहीं, उसको देख लेते हैं। अभी ये ए और बी आ गए और यहाँ पे रिजल्टेंट आ गया। अब बच्चे कहते हैं नहीं सर रिजल्टेंट में कंफ्यूजन होती है,
बेटे रिजल्टेंट बाकियों से यूनिक है। बाकी सारे वेक्टर पड़े होंगे हेड बाय टेल, आप देखें ए के हेड पे बी की टेल है। आपके सिलेबस में ज़्यादा भी आ जाते हैं, 4 तक वेक्टर्स भी आते हैं, 3 ज़्यादा कॉमन है ए लेवल में ना। तो बेटे जितने भी वेक्टर ऐड होने होंगे ना वो पड़े होते हैं हेड बाय टेल, एक के हेड पे दूसरे की टेल, एक के हेड पे दूसरे की टेल। रिजल्टेंट में 2 ऑप्शन थी, जब ये दोनों हमने ऐड कर दिए थे तो रिजल्टेंट इधर से इधर को बनाते हैं या इधर से इधर को, वो हमने बेटे बनाना होता है बाकियों से यूनिक। वो यूनिक कैसे है, देखें ये दोनों पड़े हैं हेड बाय टेल, ए के हेड पे बी की टेल, रिजल्टेंट पड़ा है टेल बाय टेल और हेड बाय हेड। रिजल्टेंट का हेड किसी हेड से, सादा सी बात यह है कि रिजल्टेंट की टेल पहली टेल से जुड़ी हुई, पहले वेक्टर की टेल से जुड़ी होती है, और रिजल्टेंट का हेड आखिरी वेक्टर के हेड से जुड़ा होता है, वो जितने भी हों, ठीक है। तो इस वजह से रिजल्टेंट कभी भी वो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बेटे हो जाएगा। इतनी बेसिक बात है, इसको ज़्यादा एक्सटेंड करके टाइम नहीं ज़ाया करना। लेकिन एक बात याद रखें कि हेड टू टेल रूल से जो एडिशन है उसको सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ता। आपने ए प्लस बी किया, बी प्लस ए करते तब भी वही आना था। वो बी प्लस ए ऐसे है कि आप बी को पहले बना लेते, आप कहते जी नहीं ये देखें बी पहले बनेगा, कोई बात नहीं, बी पहले बना लें और उसके बाद ए बना दें, ए को बना दें इसके हेड पे, ठीक है। ऐसे करके ये बी आ जाता, ये ए आ जाता, तो बेटा रिजल्टेंट फिर वही आना था। आप घर में कोई एक वेक्टर जो है ना 2 रख के अपनी पास से वो ट्राई करके देख लेना, सेम लेंथ, ये रिजल्टेंट्स की सेम लेंथ है कि सेम डायरेक्शन, सारा कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएंगे। अब बात ये है कि आपके सिलेबस में आमतौर पे डबल एरोज लगे नहीं होते ए लेवल के पेपर के अंदर, फिलहाल मैंने वैसे लगा दिए हैं। अब अगर वेक्टर्स तो ऐसे ही ऐड हुए हैं तो जाहिर बात है आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा और ये रिजल्टेंट आ जाएगा जनाब एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। अगर तो परपेंडिकुलर, ये सिर्फ परपेंडिकुलर के लिए है। और अगर रिजल्टेंट का एंगल भी चाहिए हो तो आपको पता है वो कैसे आ जाएगा। थीटा मैंने डायरेक्ट लिखने लगा था लेकिन चलें टेन थीटा अगर हम लगाएंगे सबसे पहले रिजल्टेंट का, बेटे ये वाला अगर एंगल चाहिए, क्योंकि रिजल्टेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर आपको उसका एंगल भी चाहिए तो ये वाला एंगल चाहिए, तो ये दोनों जो आपके पास जो गिवन होंगे वेक्टर्स ए और बी, तो वो आपको पता है, वो ट्रिग्नोमेट्री से आपने याद किया होगा, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर वगैरह जो भी, तो वहां से थ्रू प्रॉपर ब्रश टेन थीटा लगेगा। तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा आपका आ जाएगा जी ए डिवाइडेड बाई बी। तो इसका मतलब है कि थीटा को आना चाहिए टेन इनवर्स ऑफ वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर बी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट। अब जितने मर्जी वेक्टर्स हो बेटे ये हेड टू टेल रूल अप्लाई हो सकता है, लेकिन फिर आपको कैलकुलेशन ऐसे नहीं आएगी। अगर ज़्यादा वेक्टर्स हुए, 2 हैं परपेंडिकुलर हैं, तो यहीं से हो जाएगा। 2 से ज़्यादा हुए तो फिर तो बेटे यहाँ से कैलकुलेशन ही आ सकती, फिर टू द स्केल डायग्राम हो सकती है। टू द स्केल में तो बेटे वो जितने मर्जी दे दें, लेकिन खैर टू द स्केल में भी वो आमतौर पर 2 ही देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात यह है कि वेक्टर्स किसी एंगल पे आ जाएं तो कैसे ऐड होने, पैथागोरस थ्योरम तो फिर नहीं लगेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पैथागोरस थ्योरम, साइन टैन कॉस वगैरह। तो अगर एक वेक्टर फॉर एग्जांपल ए ऐसा ही रहने दें, फिलहाल ए इस तरह से करके है, लेकिन बी इस दफ़ा जो है वो ऐसे है। अगर बी थोड़ा सा इंक्लाइंड आ गया तो फिर अब इसका मतलब है कि हेड टू टेल रूल को तो कोई मसला नहीं। आप कहते हैं लो जी ऐसे करके वेक्टर ए बनाएं और इसके हेड के ऊपर वेक्टर बी बना दें, ऐसे करके जो भी है, और इसको बना दें रिजल्टेंट ये। तो ऐसे तो टू द स्केल में तो कोई मसला नहीं होगा, आपने स्केल ही यूज़ करना होता है। यहाँ पे आपने रिजल्टेंट का देखा स्केल, और अगर डायरेक्शन भी चाहिए हो, डायरेक्शन बेटे फिर आपको प्रोटेक्टर डी वगैरह ज्योमेट्री पूरी लेके जानी चाहिए फिजिक्स के पेपर के लिए हमेशा ही, ठीक है। तो उसमें फिर आपका ये एंगल आ सकता है डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक हो गया। और उसके बाद जरा देखेंगे अगर आपको इन वेक्टर्स का एंगल पता होता, अच्छा टू द स्केल वाली ऑप्शन ना हो आपके पास, तो फिर क्या करेंगे, स्केल ही चलें भूल गए हैं, फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है बेटे, वो आपका ये है, उससे मिलता जुलता आप लोगों ने मैथ में ओ लेवल में किया हुआ है, उसको आप लोग लॉ ऑफ कोसाइन कहते थे, लेकिन ये वो नहीं है। ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये जो आपके पास आएगा उसमें माइनस होता था बेटे, इधर आपके पास सिर्फ एंगल तंग करेगा, एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकंड वेक्टर इंटू कॉज ऑफ एंगल। अब ये एंगल आपने ध्यान रखना है, मुश्किल नहीं है, दोनों हेड्स का हो तब भी ठीक है, दोनों टेल्स का हो तब भी ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स इसकी दे देता हूँ सारी, कौन कौन से करेक्ट एंगल हैं कौन से नहीं है। अगर वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर बी इस तरह से करके है, ये समझ लें ये, ठीक है, और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है तो बस बिल्कुल ठीक है। ये वाला थीटा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, कोई कहता है इनको ऐड करो तो आप ये वाला एंगल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर बी ऐसे है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि वेक्टर ए ये है,
वेक्टर बी ये है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, फिर भी बिल्कुल ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन इसी तरह की आ जाए जैसे ये था कि वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर बी ऐसे है और एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो याद रखें बेटे इस केस के अंदर मतलब आपको पता है 4 पॉसिबिलिटीज नहीं 3 ही बनी ना बेटे, यहाँ तो दोनों हेड्स जुड़े होंगे, यहाँ दोनों टेल्स जुड़ी होंगी, या एक का हेड और एक की टेल, उसमें मैटर नहीं करता बी का हेड ए की टेल है, ए का हेड बी की टेल है, जो भी हो, अगर एक हेड और टेल जुड़ी हो तो आप इस एंगल को डायरेक्टली यूज नहीं करते, आप कहते हैं भाई इसको 180 माइनस थीटा करना है और उसके बाद इधर हमने पुट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन आ गई रिजल्टेंट को फाइंड करने की। अगर दो वेक्टर्स इंक्लाइंड हो, अगर पैथागोरस थ्योरम ना लग सकता हो, तो आपने ये वाला मेथड अडॉप्ट करना है। अच्छा, फिर उसके बाद बेटे सब्ट्रैक्शन भी है, याद रखें सब्ट्रैक्शन बिल्कुल आइडेंटिकल है एडिशन की तरह है, बिल्कुल हेड टू टेल रूल सारा कुछ, बस फर्क ये है कि जिस वेक्टर को आपने माइनस करना है उसको रिवर्स करके हेड टू टेल रूल अप्लाई करना है। एग्जांपल बताता हूँ अभी जरा, यही वाली सिचुएशन समझ लें कि आपके पास वेक्टर ए इस तरह से करके था, ठीक है, एक वेक्टर ए था ऐसे और वेक्टर बी जो मैंने अभी बनाया हुआ था, अच्छा बल्कि ऐसा करें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये फिर उसके जैसा बन जाएगा। आप कहते हैं वेक्टर ए जो है ना, इसको तो चलें वेक्टर ए को ऐसे ही रहने दें, वेक्टर बी जो है ना आप कहते हैं जी ये है, ठीक है, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, लेकिन रिजल्टेंट उन्होंने मांग लिया है ए प्लस बी का नहीं, ए माइनस बी का, ठीक है। अगर उन्होंने ए माइनस बी का मांग लिया तो आप ए को ऐसे ही बनाते, ए को एज इट इज बनाए, जो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर होता है ना बेटे वो उसी वेक्टर की सेम वैल्यू रिवर्स्ड, बस ये आप समझें कि आपने एरो इधर से उठा के इधर बना देना है, उतना ही लेंथी वेक्टर रहेगा, वेक्टर को कुछ भी नहीं होता, जब आपने माइनस करना है डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, वैल्यू को कुछ नहीं होता। तो ये आपने ए बनाया, ये आपने बनाया नेगेटिव ऑफ बी, ठीक है, ए ऐसे बनाया था, नेगेटिव ऑफ बी ऐसे बनाया, तो लें जी ये रिजल्टेंट आ गया, आप कहते हैं जी ये नेगेटिव ऑफ बी है और ये था ए। तो अब जो आपके पास ये रिजल्टेंट आया है ये एक्चुअली आ गया है जी, रिजल्टेंट इज ए माइनस बी, ठीक है। तो बेटा सब्ट्रैक्शन जो वेक्टर्स की है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एडिशन होती है, ठीक है, एडिशन की तरह ही है, बस ये है कि माइनस के साथ बाद वाला जो वेक्टर है इधर भी बेटे, अब आपने अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आगे फिर आप वो लगा सकते हैं पैथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है ना, ठीक, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इधर बेटे फिर आपने वही रूल करना है कि अगर वेक्टर माइनस हो रहे हुए तो इधर माइनस कर देना, और एंगल का सेम रूल रहेगा कि दोनों हेड्स का एंगल है तो भी ठीक है, दोनों टेल्स का एंगल है तो भी ठीक है, एक हेड और एक टेल का एंगल है तो डायरेक्ट यूज नहीं होगा बल्कि 180 में से माइनस करके यूज होगा, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो हम चलते हैं जरा आगे। एन इफेक्टिव पार्ट ऑफ अ वेक्टर इन एनी गिवन डायरेक्शन, डेफिनेशन इसकी नहीं है, आएगी भी नहीं, आपके सिलेबस में बेटे सिर्फ हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स उसकी डेफिनेशन भी एक दफा आई है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो होते हैं जी कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, components of a vector which are perpendicular to each other। अच्छा जी, वो कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर हों उनको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड, मतलब मैंने इसमें हेडिंग नहीं दी, आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो इसलिए मैं पूरा लिख देता हूँ रेक्टेंगुलर, आपके सिलेबस में यही हैं और यही इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तंग भी यही करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है बेटे कि कंपोनेंट है क्या चीज़, ठीक है, कंपोनेंट ये है। दूसरी चीज़ उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे कहते हैं बनाए क्यों हैं, वो बाद में बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देखें कि अगर एक वेक्टर है ऐसे फॉर एग्जाम्पल v, तो आप इस अकेले को दो वेक्टर्स के सम के तौर पे लिख सकते हैं, वो कौन कौन से हैं अभी देखना। एक तो आप बनाएं इस तरह से करके और दूसरा बनाएं ऐसे करके, आप ये कह सकते हैं कि ये जो v मैंने बनाया हुआ था, ये वाला ओवरऑल v वेक्टर, ये दो वेक्टर्स का सम है। देखें मुझे एक बात बताएं, अगर ये जो दो मैंने बनाए हैं ये ऐसे करके, इसको समझ लें फिलहाल x एक्सिस पे vx कह दें, ये y एक्सिस पे इसको vy कह दें और यहाँ पे एंगल थीटा करते हैं, तो क्या v जो मैंने बनाया हुआ है वो vx और vy का सम नहीं बन रहा। vx और vy को बाय हेड टू टेल रूल रखा है, vx के हेड पे vy की टेल रखी है तो v बन नहीं गया, और ये दोनों हमारी डेफिनेशन पे भी पूरे उतर रहे हैं vx और vy कि ये आपस में कितने का एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का, तो ये फिर इस वेक्टर के क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स।
सबसे पहली बात तो ये कि कंपोनेंट होता क्या है और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है। अच्छा जी, पता चल गया क्यों लेके आ रहे हैं भाई। पहले तो मैं इनके फार्मूलाज बता दूं आपको, बना लेते हैं फार्मूलाज, खुद डिराइव करते हैं बेटे, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये हमें चाहिए कि हमारी डिस्कशन में ये कहाँ से आ गए, इनकी क्या ज़रूरत है। सबसे पहले तो इनके फार्मूलाज बनाएं, तो फार्मूलाज बनेंगे बेटे OAB ऐसे करें, ठीक है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल को नाम दे दें। और आप अगर रेशो लगाएं, पहले कॉज रेशो, आप लोगों ने वो जो भी सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर याद किया होगा, उससे कॉज रेशो लगाएं। कॉज थीटा बेटे किसके इक्वल होता है? कॉज थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस इसकी है VX ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है V। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने OAB बनाई है, यहाँ से ज़रा देखें, ये सिचुएशन है। तो फिर इसका मतलब है कि VX किसके इक्वल आ जाएगा? VX आ जाएगा जी V cos थीटा, ठीक है। तो ये आ गया X कंपोनेंट। उसके बाद VY अगर आपने निकालना है तो बेटे साइन थीटा लगा दें। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपको नजर आ रहा होगा VY है और हाइपोटेन्यूज V है, तो उधर से जरा देखें, तो VY किसके इक्वल आ गया है? VY आ गया है जी V साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें आ गया है ये दोनों वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, ये आ गए हैं आपके पास कंपोनेंट्स, ठीक है। और इसको अगर आपने करना है मेन वेक्टर के साथ रिलेट, तो दो ऑप्शन है इन कंपोनेंट्स को। एक तो ये आ गई ना आपके पास VX इज इक्वल टू V cos थीटा, VY इज इक्वल टू V sin थीटा। और सेकंड ये है कि आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं कि ओवरऑल वेक्टर कैसे आएगा। ओवरऑल वेक्टर आ जाएगा जी X कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस Y कंपोनेंट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, ठीक है। और फिर आपके पास एक और भी ऑप्शन है, साइन कॉस तो हो ही गए हैं बेटे, टेन भी लगा दें। टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? टेन थीटा आ जाएगा जी परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर बेटे VY है और बेस कितनी है VX। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये एंगल थीटा अगर निकालना हो तो कैसे आता है? टेन इनवर्स ऑफ Y कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर डिवाइडेड बाय X कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, यहां से एंगल आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया कंपोनेंट्स का थोड़ा सा ओवरव्यू। अब इसमें सबसे मेन सवाल, सबसे ज्यादा परेशानी जो बच्चों को तंगी रहती है, वो कहते हैं जी वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बनाए ही क्यों हैं? ऐसा क्यों है कि हमें वेक्टर्स के कंपोनेंट बनाने पड़े हैं? बच्चे कहते हैं एक वेक्टर हमें तंग कर रहा था, ऊपर से आपने दो वेक्टर्स बना दिए, उनके दो कंपोनेंट्स बना दिए। तो बेटे बात ये है कि ये इस चीज़ का जवाब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और कंपोनेंट्स की एप्लीकेशन, कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स की एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको हम पार्ट 2 में लेके चलेंगे। टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मेरा ये प्लान था कि मैं चैप्टर को पूरा कर दूं, लेकिन इन बिटवीन द क्लिप्स मैंने एक जगह पे बेटे टाइम देखा तो वो वीडियो का ज़्यादा हो गया हुआ है। और अगर मैं उन टॉपिक्स को भगाऊंगा जो कंपोनेंट्स की एप्लीकेशंस हैं और फिर उसके बाद कंपोनेंट्स के थ्रू वेक्टर्स की एडिशन है, तो बेटे वो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, स्किप हो जाएंगे। स्किप इन द सेंस कि आपको प्रॉपर समझ नहीं आएंगे। प्रॉपर समझ नहीं आएंगे तो फिर वो नुकसान होगा आपका आने वाले चैप्टर्स के अंदर, एप्लीकेशंस ही समझ नहीं आएगी। तो जल्दी में अगर हम तेज़ी से उसको भगा देंगे तो आपका सिलेबस तो कवर हो जाएगा, समझ कुछ भी नहीं आएगा। तो इस वजह से उसके लिए मैंने ये सोचा है कि उसका एक सेपरेट पार्ट, कंपोनेंट्स क्यों बनाने पड़ते हैं, कंपोनेंट्स की एप्लीकेशंस क्या हैं, और कंपोनेंट्स के थ्रू कैसे किसी वेक्टर को ऐड किया जा सकता है वो। और उसके बाद ये है कि अनसर्टेनिटी, तो हमें एक और पार्ट के अंदर ये चैप्टर को पूरा करना पड़ेगा। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अल्लाह हाफिज़।